गुड इवनिंग प्रिय बच्चों। होपफुली आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। चलिए आज हम शुरू करेंगे माइक्रो टेस्ट सीरीज़ नंबर 6। लेकिन उससे पहले माइक्रो टेस्ट सीरीज़ नंबर 5 में एक जो प्रश्न आपके लिए था, सवाल था, उसका आंसर कर लेते हैं। सवाल था, ओटोन गिलिंघम द्वारा विकसित बहुसंवेदी उपागम मल्टी सेंसरी अप्रोच कौन सी अधिगम अशक्तता में उपयोगी है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ओडिटेक्टिया या फिर एनवीएलडी? तो देखो इसका सही जवाब होगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डिसलेक्सिया। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 1, डिसलेक्सिया। तो देखो मैं आपको बता दूं, सैमुअल ओर्टोन व अन्ना गिलिंघम नाम के दो लोग थे। ठीक है ना, एक सैमुअल ओर्टोन है, दूसरी एन्ना गिलिंघम है। इन्होंने एक टीचिंग टेक्निक डेवलप की जो बहुत प्रसिद्ध है, मल्टी सेंसरी अप्रोच। वैसे मल्टी सेंसरी अप्रोच हम अपनी जनरल एजुकेशन में यूज़ करते हैं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि साहब हर बच्चा अलग स्टाइल है, हर बच्चे की, है ना, हर एक बच्चे की लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है औरों से, है ना। तो जिसमें हम इस तरह से चीज़ों को यूज़ करें कि सब सारे सेंसेस के थ्रू, मतलब जिसके जो सेंसेस ज़्यादा काम करते हैं ना, उनके थ्रू वो अक्वायर कर ले नॉलेज को। पिक्चर्स के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, मॉडल्स, वीडियोस, इवन प्रोजेक्टर्स, फिल्म्स, या एक आपने कभी सुना हो तो अपने एग्जाम में आया हुआ है पीसीसी, पिक्चर कम्युनिकेशन कार्ड्स के थ्रू, या टेक्टाइल मटेरियल्स के थ्रू, जो फिंगर स्पेलिंग्स हैं, ब्रेल लिपि है, साइन लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो कुल मिला के मल्टी सेंसरी अप्रोच वो है जिसमें तीनों चारों चीज़ें साथ काम करेंगी, जैसे विजुअल, ठीक है, टेक्टाइल और काइंस्थेटिक, है ना, इन सबको मिला के। तो मतलब कोई ना कोई चीज़ उसको याद रह जाएगी और बेहतर लर्निंग होगी। तो सैमुअल ओर्टोन व एन्ना गिलिंघम ने इस पे काम किया। यहाँ पे जो आंसर है वो डिसलेक्सिया है, क्योंकि इन्होंने ओर्टोन व गिलिंघम ने ये जो टेक्निक दी है, इसमें इसमें लेटर्स और साउंड में कॉम्बिनेशन होता है। लेटर्स और साउंड में कॉम्बिनेशन बैठाते हैं और फलस्वरूप बच्चा पढ़ना सीखता है। तो जिनको रीडिंग में डिफ़िकल्टी है उनके लिए बेहतर है, इसलिए इसका आंसर होगा डिसलेक्सिया। हालांकि एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि डिसलेक्सिया के साथ साथ एएसडी व इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ में भी इंपॉर्टेंट है। एएसडी याद है ना आपको, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उनमें भी महत्वपूर्ण है। ओके, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया डिसलेक्सिया। ओके, तो आज की सीरीज़ शुरू करने से पहले एक दो बात आपसे करनी है। एक तो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के कि सर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में डालो, तो आप थोड़ा सा वेट करें। मेरे पास जैसे ही अपना डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था होगी ना, मैं सारी चीज़ें आपको दूंगा, जिसमें नेट वाले ये टॉपिक्स भी सब शामिल होंगे। एक बहुत से बच्चों ने सीसी के बारे में पूछा है, तो सीसी में आपको बता दूं, जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं वो भी सुन लें, जो 2 साल पहले 3 साल पहले पढ़ चुके हैं वो भी सुन लें। रिसेंटली अपनी जो नई बुक आई है, मैं बुक के बारे में याद आया, अगला वीडियो डालूंगा बुक के बारे में, तो आपकी सारी क्वेरीज जिनको जानना है वो दूर हो जाएंगी। और मैं सभी को बता दूं कि पुरानी बुक भी मार्केट में है ना, तो आपको उसको नहीं लेना है, क्योंकि जब नई अपडेट चीज़ अपने सामने साथ है तो फिर पुरानी क्यों लें। ठीक है, तो जिन्होंने ले ली है कोई बात नहीं, नई बुक लेनी है अपने को, ठीक है ना। उसके बारे में अलग से मैं सेपरेट वीडियो डालूंगा, च्यवन प्रकाशन की बुक है अपनी। ओके, हाँ, तो उसमें भी सारी चीज़ें हैं, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सीसी में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पिछले 2 साल से, अभी पता है आपको, अभी तो जैसे स्माइल प्रोग्राम चल रहा है, इस साल भी स्माइल 1 और स्माइल 2 के थ्रू बच्चों को प्रमोट किया गया है। ठीक है, स्माइल और स्कूल की जुड़ी हुई दूसरी बातें मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में दूंगा, जो आपके बहुत काम की होंगी, पर वो जब वक्त आएगा धीरे धीरे तब मैं दूंगा। उससे पहले एक बात सुन लें, उससे पहले आपने आज तक सीसी में पढ़ा है, या सीसी जब से लागू हुआ सीबीएसई या आरबीएसई बोर्ड में आपने पढ़ा है कि साहब एफए और एसए में 4 ऐसे होते थे, जो 4 ऐसे होते थे वो 40% करिकुलम का, सिलेबस का 40% वेटेज रखते थे, और 2 ऐसे होते थे वो 60% रखते थे। बिल्कुल ये बात गलत नहीं है, सही है, लेकिन अभी ये सब आउटडेटेड है। ये क्या हो गया? आउटडेटेड हो गया। और स्पेशली जो रेट के बच्चे, उनके लिए मैं एक बात बोल रहा हूँ, सुन लें ध्यान से। ओके, जो रीट के बच्चे हैं उनके लिए सीसी की एक बात आपको बता दूं, दरअसल सीसी राजस्थान में केवल कक्षा 1 से 5 तक है। कहाँ तक है? कक्षा 1 से 5 तक सीसी है, ठीक है। और सीसी में इस समय 6 FA और 3 ऐसे हो रहे हैं, 6 FA और 3 ऐसे, ठीक है ना। पहला जो ऐसे है उसमें 2 FA होते हैं, FA1 FA2, दूसरे ऐसे 2 में
FA3, FA4 और SA3 में FA5, FA6। जो 6 FA हैं उनका फाइनल ग्रेडिंग्स में कोई रोल नहीं है, इसलिए 6 FA को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। 3 ऐसे की हम जरूर बात करते हैं। तो ये जो 3 ऐसे हैं मैं आपको बता दूं, इनमें ध्यान रखना है SA1 45% वेटेज का है, 45%। SA2 40% का है और SA3 15% का है। यानी 45, 40 और 15, 3 चीज़ें याद रख लेना, SA1, SA2, SA3, ठीक है। इसी तरह से दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, पहली से 5वीं तक, कक्षा 1 से 5 तक केवल 3 ग्रेड्स हैं। कितने ग्रेड्स हैं? 3, A, B और C। ए ग्रेड उन बच्चों के लिए है जिनमें अपेक्षित स्तर की समझ होती है, यानी जो बिना टीचर की सहायता से अपना काम कर लेते हैं। बी मध्यम स्तर की समझ होती है, टीचर की जरूरत पड़ती है। और सी आरंभिक स्तर की समझ जिन बच्चों में होती है उनको दिया जाता है सी ग्रेड, उनको टीचर की विशेष सहायता की आवश्यकता पड़ती है। एक और बात, हमने अभी बात करी ना 45, 40 और 15%, 3 जो ऐसे होते हैं, उनमें लास्ट वाला जो 15% है वो केवल ये ABC ग्रेड कक्षा 1 से 5 तक सबके लिए, ठीक है ना। लेकिन 5वीं कक्षा में आपको ध्यान है एक बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाती है। हालांकि इस साल ये आयोजित नहीं हुई, ठीक है ना, कोरोना की वजह से। लेकिन फिर भी ध्यान रखना आपको, कक्षा 5 में SA3 के स्थान पर एक बोर्ड परीक्षा आयोजित होती है जिसका नाम परीक्षा नहीं है, बल्कि उसका नाम क्या है? प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर का मूल्यांकन नाम है। और चूंकि वो SA3 के स्थान पर होती है, इसलिए आपको पूछा जा सकता है परीक्षा में कि 5वीं की जो परीक्षा है वो पाठ्यक्रम के कितने वेटेज पर आधारित है, तो हम बोलेंगे ओनली 15%। कितने पे? केवल 15% पे आधारित है। ओके, तो एक महत्वपूर्ण बात थी जो आपको बतानी थी। इसके अलावा एक और ख़ास बात, आपको PDF पे जरूर जाना है, ठीक है ना। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, उस पर अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर जाना है, ठीक है ना। उसको ज्वाइन करें आप, क्योंकि मैं ये सारी PDF वहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है ना। फिर आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे कौन सी PDF किसके लिए। इसलिए अभी से आप उसको वहाँ पे जाएँ और ज्वाइन कर लें। तो जो भी आप ये अभी ये 6ठा वीडियो आज मैं डाल रहा हूँ, तो अब तक ये 6 के 6 PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। PDF का मतलब क्या है? सिंपल, पहले मैं भी नहीं समझता था PDF क्या है। तो जो बहुत से नए बच्चे हैं वो PDF का मतलब और कुछ नहीं है, बल्कि ये जो आप रिटर्न में देख रहे हो ना, ऐसे रिटर्न में आपको वहाँ पे वो प्रश्न मिल जाएंगे एक साथ ही सारे, ठीक है ना। तो उस पर जरूर जाएं टेलीग्राम पे, और सब्सक्राइब और शेयर तो करें। एक चीज़ आपको और बता दूं, मेरे पास एक कमेंट था किसी का कि सर हम इसलिए शेयर ज़्यादा नहीं कर रहे क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सिर्फ आप खाली हमें पढ़ाओ, बाकी फिर आम पब्लिक को आपकी चीज़ें पता लग जाएंगी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। मैं आपको जवाब दे दूँ, बता दूँ कि कभी ऐसा मत सोचना, क्योंकि आपको पता है आप अगर शेयर करोगे तो एक दूर पता नहीं कहाँ बॉर्डर पे कोई गरीब बच्चा है ना, वो भी पढ़ लेगा अपनी चीज़ें, उसको हेल्प हो जाएगी। और आप चूंकि उसको शेयर कर रहे हो, इसके 2 फायदे हैं। एक तो आप उनसे हमेशा आगे रहोगे क्योंकि आप हमसे पहले से जुड़े हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर किसी की कोई हेल्प करते हैं तो ऊपर वाले के खाते में आपके नंबर बढ़ जाएंगे। और वहाँ जब ऊपर वाले के खाते में किसी के नंबर बढ़ जाते हैं तो सोचिए उसको सक्सेस होने से कौन रोक सकता है। इसलिए आप जितना करेंगे ना उतना ही बेहतर होगा। मेरे लिए तो है ही, आपके लिए भी बेहतर होगा। मुझे इससे भी खुशी मिलेगी कि साहब किसी की भी हेल्प होती है तो अच्छी बात है, और वो आपके थ्रू होती है तो कुछ ना कुछ मिलेगा ना पुण्य आपको। ओके, तो ज़्यादा बात नहीं करके ये आप करेंगे, मुझे उम्मीद है आपसे। और आज शाम का समय है, आपके लिए मैं एक टॉपिक दे रहा हूँ, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो लॉरेंस कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट है। 2-3 बातें मैं आपको यहीं पे बताता हूँ उसकी, दरअसल ध्यान देंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट दिया था, तो पहली बात आप ध्यान रखेंगे वो जीन पियाजे से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? जीन पियाजे से प्रभावित थे। जीन पियाजे पे मैं अलग से सेपरेट वीडियो डालूंगा। फिलहाल आज हम बात करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग की, और मैंने इस तरह से इस वीडियो को आज कोशिश की है, ऐसे प्रश्न लिए हैं कि ज़िंदगी में कभी लॉरेंस कोहलबर्ग पे आपको कोई दिक्कत आई नहीं। प्रश्नों पर जाने से पहले 2 मिनट की एक बात ध्यान से सुनिएगा, और वो ये है कि कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट के 3 स्तर बताए हैं, 3 लेवल्स बताए हैं। कितने लेवल बताएं? 3 लेवल्स। एक प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। एज के हिसाब से तीनों लेवल हैं, और 6 स्टेजेस बताइए। पहले में 2 स्टेज, दूसरे में फिर 2 स्टेज, और तीसरे में फिर 2। ध्यान रखना, 3 लेवल बताए हैं और 6 स्टेजेस बताइए। स्टेजेस कितनी हो गई? 6 हो गई, ठीक है। दूसरी बात, पियाजे से कोहलबर्ग ने बहुत सी चीज़ें ली हैं। पहला सिद्धांत पूछे तो भी परीक्षा में आपको पियाजे बताना है। दूसरी बात, पियाजे से कोहलबर्ग ने क्या क्या लिया है, तो मोरल डेवलपमेंट की चीज़ें पियाजे से प्रभावित थी।
कॉग्निटिव एस्पेक्ट जो पियाजे का है, कोहलबर्ग ने भी उसको माना है, ये भी प्रश्न आ चुका है, ध्यान देंगे। तीसरी बात, पियाजे की एक टेक्निक थी स्टोरी टेलिंग टेक्निक। क्या टेक्निक थी? स्टोरी टेलिंग टेक्निक, यानी कहानी सुना के बच्चों को कहानी सुनाइए, और कहानी जब आप बच्चों को सुनाएंगे तो फिर उसमें एक ऐसी जगह पे, ऐसे दोराहे पे लाके उनको खड़ा कर दें कि बच्चे एक दुविधा में आ जाएंगे, एक डिलेमा में आ जाएंगे, और वहाँ पे आपको उनको बोलना है कि अब आप बताओ कि कहानी का हीरो या कहानी की नायिका सही है कि गलत है। तो राइट और रॉन्ग का जो सवाल है, वो स्टोरी टेलिंग टेक्निक जो जीन पियाजे ने दी थी, उसी से इन्फ्लुएंस्ड हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। मैं आपको बता दूं, कभी परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है, पियाजे की जो स्टोरी थी उसमें बहुत सी कहानियां हैं उनकी, और एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें एक लड़की है मैरी और एक लड़की है मार्गरेट, उनकी कहानी है। ये कहानी मैं कभी आपको किसी और वीडियो में जब पियाजे का मोरल डेवलपमेंट करेंगे तब चर्चा करूँगा। अभी मैं कोहलबर्ग की बात बताता हूँ। कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट का जो मॉडल दिया, इसके लिए उन्होंने शिकागो में, इसके लिए उन्होंने शिकागो बॉयज, ठीक है ना, शिकागो बॉयज 72 ग्रुप्स, कभी 84 ग्रुप्स पे आपने पढ़ा होगा, तो 72 या 84 ग्रुप्स जो बॉयज़ के थे उनको कहानियाँ सुनाई साहब। और उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है जिसका हीरो है हेंज। हीरो कौन है? हेंज या हाइंज। हेंज की कहानी उन्होंने सुनाई जो बहुत प्रसिद्ध है, परीक्षा में काफ़ी बार आती भी है। हेंज की कहानी क्या है? दरअसल शॉर्ट में आपको बताता हूँ। हेंज एक गरीब आदमी था, उसकी बीवी को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने उसको जो दवा लिख के दी बहुत महंगी थी। हेंज को बोला कि या तो ये दवा लेके आओ, नहीं तो बीवी नहीं बचेगी। हेंज वो प्रिस्क्रिप्शन लेके केमिस्ट के पास जाता है, और चूंकि वो दवा 200 चूंकि वो दवा $200 की थी, लेकिन केमिस्ट का एकाधिकार है, मोनोपोली है उसकी, उसने खुद दवा बनाई है, कहीं और मिलती नहीं, इसलिए वो उस दवा के $2000 मांगता है। हेंज ने अपने तमाम रिश्तेदारों से दौड़ धूप करके $1000 जुटा लिए, और उस केमिस्ट से रिक्वेस्ट की कि मैं बाकी के पैसे तुम्हें बाद में दे दूंगा, मुझे दवा दे दो, नहीं तो मेरी बीवी मर जाएगी। केमिस्ट ने बोला नहीं, मैं दवा नहीं दे सकता, पूरा पैसा लो, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। अब हिंज वहाँ पे खड़ा है, क्या करे वो? क्या वो बिना दवा लिए घर चला जाए? क्या वो उससे छीन ले? क्या वो वेट करे, वो बंद करके जाए तो चोरी कर ले? क्या करे वो? तो इस दुविधा पे, इस डिलेमा पे लाके कोहलबर्ग ने बच्चों को छोड़ा, और बच्चों ने जवाब दिए। कुछ बच्चों ने बोला साहब चोरी कर लेनी चाहिए, कुछ बच्चों ने बोला नहीं चोरी नहीं करनी चाहिए। तो उनके जो जवाब थे, इसके आधार पे उन्होंने 3 लेवल बता दिए। कितने लेवल बताए? 3 लेवल। और मैं आपको बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो सबसे पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल के बच्चों ने बोला कि चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करना पाप है, पनिशमेंट मिलेगा, नियम भगवान ने बनाए हैं इसलिए उनको नहीं तोड़ सकते। दूसरा माफ़ करें, कन्वेंशनल लेवल। दूसरा कन्वेंशनल लेवल था जिसमें 2 स्टेजेस हैं, गुड बॉय नाइस गर्ल और सोशल लो एंड ऑर्डर वाली। तो दूसरा दूसरा लेवल है कन्वेंशनल, उसकी 2 स्टेज है। तो इस कन्वेंशनल लेवल के बच्चों ने कहा कि नियम समाज ही बनाता है, हम ही बनाते हैं, इसलिए इरादा महत्वपूर्ण अगर है, इंटेंशन उसका किसी की जान बचाने का है, क्योंकि वो अगर जान नहीं बचाएगा तो फिर अपने पीर ग्रुप से, अपने दोस्तों से वो नज़रें कैसे मिलाएगा? तो चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि नियम टूट सकते हैं। ये आपने कभी पढ़ा ना, वो लाइट, रेड लाइट ब्रेक एम्बुलेंस ने किया तो कर सकती है। तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। प्री कन्वेंशनल लेवल के बच्चों ने बोला चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि पनिशमेंट मिलेगा, नियम नहीं तोड़ सकते। कन्वेंशनल लेवल ने बोला कि चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि नियम, इंटेंशन इंपॉर्टेंट है तो तोड़े जा सकते हैं। और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के बच्चों ने बोला, यहाँ पे 2 स्टेज आएंगी, 5वीं और 6ठी। मैं आपको बता दूँ, 5वीं स्टेज का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। उन्होंने ये तर्क दिया कि साहब चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि किसी की जान पे बनाती है, तो फिर नियम क्या चीज़ है, लो बाद में है, जान बचाना अहम है, ठीक है ना, इसलिए चोरी कर लेनी चाहिए। और छठी और फाइनल स्टेज जो थी एथिकल प्रिंसिपल वाली, उसमें कहा गया कि चोरी नहीं करनी चाहिए किसी भी सूरत में, क्योंकि इंसान को अपनी वैल्यूज, अपने प्रिंसिपल, अपने एथिक्स, अपनी ऑनेस्टी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे जान जाए तो जाए, चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन चोरी नहीं करनी चाहिए। ये छठी स्टेज थी। तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल और कन्वेंशनल लेवल की बात हम आगे वाले प्रश्नों में करेंगे, और भी कुछ बेहतरीन चीज़ें हम करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज माइक्रो टेस्ट सीरीज नंबर 6, और वो है लॉरेंस कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट मॉडल। तो चलिए पहला प्रश्न पहला प्रश्न है, ध्यान देंगे। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन जजमेंट अबाउट
क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड, बहुत शानदार बेहतरीन प्रश्न है, कई कंसेप्ट आपके एक साथ क्लियर करेंगे इसमें हम। कोहलबर्ग के अनुसार थिंकिंग प्रोसेस जो कि जजमेंट में इन्वॉल्व है उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार सही व गलत के निर्णय में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चार ऑप्शंस देखिए हिंदी में। पहला ऑप्शन है नैतिक वास्तविकता, दूसरा है नैतिक दुविधा, तीसरा है नैतिक सहयोग, चौथा है नैतिक तर्कणा। यानी सही व गलत के निर्णय में जो चिंतन प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? मोरल रियलिज्म बोलते हैं, या मोरल डिलेमा बोलते हैं, या मोरल कोऑपरेशन बोलते हैं, या फिर मोरल रीजनिंग बोलते हैं? बोलिए, सोचिए। तो यहां मैं आपको बता दूं, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कणा। याद रखना, थिंकिंग शब्द जहां भी आए वहां हमको बोलना है ये रीजनिंग है। ये क्या है? रीजनिंग। मोरल चारों में सेम है, तो थिंकिंग हुआ, इसका मतलब रीजनिंग है, नैतिक तर्कणा। पर वास्तव में चारों चीज़ें क्या हैं तो सुन लें आप। सबसे पहला मोरल रियलिज्म, याद रखना, मोरल रियलिज्म या नैतिक वास्तविकता, वही पियाजे वाली बात, और कुछ नहीं है बल्कि ये है कि जिसमें वो नैतिक नियमों को मानता है कि नैतिक नियम डिवाइन ने बनाए हैं, गॉड ने बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं, खुदा ने बनाए हैं। वो रिजिड हैं, उनमें किसी भी सूरत में परिवर्तन नहीं हो सकता। हमें नैतिक नियम मानने ही पड़ेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा। ये कहलाता है मोरल रियलिज्म या नैतिक वास्तविकता। चाहे पियाजे की बात हो, चाहे कोहलबर्ग की बात हो, सेम टर्म है, सेम कॉन्सेप्ट है। इसलिए ध्यान रखना, जहां नैतिक नियमों को तोड़ नहीं सकते, रिजिड हैं, किसी सत्ता ने बनाए हैं, वो होगा मोरल रियलिज्म। एक बात यहाँ पे मैं आपको और बता दूं कि यहाँ मोरल रियलिज्म में नैतिक नियम अपरिवर्तनीय होते हैं, दृढ़ होते हैं, पर साथ ही हम जो काम करते हैं, जो टास्क होता है, उसका परिणाम महत्वपूर्ण होता है, इरादा महत्वपूर्ण नहीं होता। इंग्लिश का एक टर्म है, आपने सुना तो, कॉन्सिक्वेंसेज महत्वपूर्ण होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज, पेन की प्रॉब्लम है यार, जब बोर्ड आएगा ना तब ये सब ठीक हो जाएगा। चलिए, तो परिणाम महत्वपूर्ण है, इरादा महत्वपूर्ण नहीं है। नैतिक नियम भगवान ने बनाए हैं, नैतिक नियमों को तोड़ नहीं सकते, और अगर तोड़ा तो पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ये कहलाता है मोरल रियलिज्म। ओके, अब दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है मोरल डिलेमा। तो मोरल डिलेमा और कुछ नहीं है, केवल वो कन्फ्यूजन की स्टेटस है, केवल वो कन्फ्यूजन का समय है जिसमें वो सोचता है कि ये करूं कि वो करूं। तो कन्फ्यूजन जहां पे है वो है मोरल डिलेमा। वो क्या है? मोरल डिलेमा। ओके। और तीसरी बात, मोरल कोऑपरेशन। दरअसल मोरल कोऑपरेशन क्या है? मोरल कोऑपरेशन का मतलब है कि जब बच्चा ये सोचे कि नैतिक नियम परिवर्तनशील हैं, परिवर्ते हैं, वेरिएबल हैं, वेरिएबल हैं, नैतिक नियम समाज ही बनाता है, हम बनाते हैं, इसलिए अगर इंटेंशन बेहतर होता है तो हम नियमों को तोड़ सकते हैं। ये बात कहलाती है मोरल कोऑपरेशन। आपने वो पढ़ा है ना कि जब रेड लाइट को एम्बुलेंस जंप कर जाती है, क्या सही है कि गलत है? तो मोरल कोऑपरेशन कहता है कि ये सही है। नैतिक सहयोग वाली बात ये है कि ये सही है क्योंकि उसका इरादा महत्वपूर्ण है, किसी की जान बचाना है, इसलिए ये है मोरल कोऑपरेशन। तो मेरे ख्याल से चारों चीज़ें आपको क्लियर हुई। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, नैतिक तर्कणा। थिंकिंग जहाँ भी है वहाँ पे तर्कणा है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे प्रश्न पे आ जाइए। ओके, और यहाँ एक मैंने बहुत से, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ। एक तो मेरे को याद आ रहा है, अभी पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि साहब लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में ये बताओ कि ये स्टैटिक होती है कि वेरिएबल होती है, मतलब ये स्थिर होती है कि चर चर होती है, परिवर्तनशील होती है? तो ध्यान देंगे, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ दरअसल बाई बर्थ होती हैं, ठीक है ना, और वो ज़िंदगी भर साथ चलती हैं, ज़िंदगी भर रहती हैं, पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते। लेकिन हम अप्रोप्रिएट मेथड्स का यूज़ करें तो ऐसे बहुत से बच्चे जो डिसेबल हैं, ईशान से लेके आप अल्बर्ट आइंस्टीन तक का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिन्होंने कमाल कर दिए। इसका मतलब हम इसको स्टैटिक नहीं बोलेंगे बल्कि वेरिएबल बोलेंगे, चर बोलेंगे, परिवर्तनशील बोलेंगे, क्योंकि हम दूसरी चीज़ों के सहयोग से अच्छे तरीक़ों से उनको बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो टैलेंटेड तो हो सकते हैं, टैलेंटेड और गिफ्टेड तो हो सकते हैं, बस एक डिसेबिलिटी तो थी। इसलिए हम इसको स्थिर, माफ़ करें, स्थिर नहीं बोलेंगे बल्कि वेरिएबल बोलेंगे, वेरिएबल। ओके, अच्छा एक बात और मेरे को याद नहीं आ रही, क्या बात थी? चलिए, मैं फिर याद आएगी तो बताऊंगा आपको। ओके, चलिए, तो दूसरा प्रश्न। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था, अच्छा इन दिनों में मेरे व्हाट्सएप पे हज़ारों बच्चे प्रश्न पूछते हैं, और जितना कोशिश हुआ मैंने
अच्छा, कई बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिनके उत्तर मुझे भी नहीं आते। क्यों नहीं आते मुझे वो? इसलिए नहीं आते कि एक तो वो प्रश्न पता नहीं कहाँ से उठ के आते हैं, कौन बना देता है, ठीक है ना? तो उनको मैं इमीडिएट रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूँ, है ना? बट फिर भी मैंने कोशिश की है अब तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के जवाब देने की। लेकिन अब चूंकि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मैं, आप मुझे भेजा करें प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको उनको देखूंगा, लेकिन मैं रिस्पॉन्स नहीं करूँ, रिस्पॉन्ड नहीं करूँ। अच्छा, पता है कई बार क्या होता है, जब रिस्पॉन्स नहीं देता तो फिर बच्चों के वो एंग्री वाली इमोजी आती है, सर। तो फिर आप ऐसा नहीं करें। क्यों? क्योंकि मैं सबके जवाब दे नहीं पाऊँगा, है ना? हाँ, हालाँकि मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि जो भी क्वेरीज़ मेरे को लगता है कि आपको बतानी चाहिए, वो मेरे चैनल के माध्यम से मैं सबको बताऊँगा, ठीक है ना? ओके, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का। अपना चैनल ही अपना मिलने का एक ज़रिया है, और आपके साथ जब मैं मिलता हूँ, चैनल पे आता हूँ, तो आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपके जो कमेंट्स पढ़ता हूँ तो माशाल्लाह मज़ा आता है मेरे को। ओके, और मैं सारे पढ़ता हूँ, सबके पढ़ता हूँ, ठीक है ना? तो ऐसे ही आप कमेंट्स करते रहिए, पढ़ते रहिए, और जिस दिन आपका जॉब लगेगा उस दिन सब मिलके एक गेट टुगेदर करेंगे, एक अपना मीटअप करेंगे, और मुझे लगता है कि वो मीटअप बेहद शानदार होगा, ठीक है ना? और परिस्थितियाँ जो भी चल रही हैं, अब बिल्कुल नहीं घबराएं, सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि आपको पता है ना, दो चीज़ें हैं। एक आपने कभी सुना है, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, होनी तो होके रहे अनहोनी ना होए। तो होनी तो अपने बस में ही नहीं है, वो होके रहेगी तो अपन चिंता क्यों करें? और अनहोनी तो बस ही नहीं होगी, तो उसकी चिंता क्यों करें? इसलिए हमको बिल्कुल भी किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। और फिलहाल आपका एक लक्ष्य है, एक गोल है, और वो है पढ़ना। मेरे साथ साइकोलॉजी आप पढ़ते रहें, बाकी चीज़ें भी आप पढ़ते रहें, सब कुछ गारंटी है मेरी बेहतर होगा। और एक दिन आप खुद बोलोगे, सर सब कुछ ओके हो गया। वास्तव में सब कुछ ओके होगा, और हम एक मीटअप भी करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे। वो शायद और शायद बहुत बड़ा मीटअप होगा। मेरा ख्वाब है ऐसा, जो शायद ऊपर वाला पूरा करेगा। ओके, चलिए साहब, अब है दूसरा प्रश्न। और इसमें, हाँ, ये बात मेरे को इसलिए याद आई कि ऐसा बहुत बार एक कन्फ्यूजन रहता है, बहुत से बच्चों ने प्रश्न पूछे हैं बहुत जगह, तो ये कन्फ्यूजन आज आपका दूर हो जाएगा। वो क्या है? देखो, दूसरा प्रश्न पढ़ें पहले आप। ए चाइल्ड रीजन्स, एक बच्चा तर्क देता है। क्या कहता है वो? यू डू दिस फॉर मी एंड आई डू दैट फॉर यू। यानी आप मेरे लिए यह करो तो मैं आपके लिए वो करूंगा। इन विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग वुड दिस फॉल? यानी वह कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था में है? इसका मतलब क्या है कि आप मेरे लिए कुछ करें तो मैं आपके लिए करूं। तो सीधा सा जवाब है, वो एक्सचेंज की अवस्था में है, वो टिट फॉर टैट की अवस्था में है, वो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन वाले स्टेज में है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा नंबर 2, बी। इसका जवाब क्या हो जाएगा? नंबर 2, वैयक्तिकता और विनिमय उन्मुखता। देखो, ये जो दूसरी स्टेज है, इसके बहुत से नाम हैं। कभी आपने पढ़ा होगा साधनात्मक सापेक्षीकरण, कभी आपने पढ़ा है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, ठीक है? कभी आपने पढ़ा है हेडोनिस्टिक स्टेज, हमारी बुक में भी ये शब्द हैं। कभी आपने पढ़ा होगा अहंकार की अवस्था, कभी आपने पढ़ा है सरल सुखवाद की अवस्था। तो बहुत से नाम हो सकते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम आ सकती है वो क्या आ सकती है? वो आ सकती है कि ये जो वैयक्तिकता और विनिमय शब्द है, माफ़ करें, वैयक्तिकता जो शब्द है, इंडिविजुअलिज्म, ये शब्द हमें कंफ्यूज कर देता है, और बहुत से टीचर्स को भी कंफ्यूज करता है कि जो पांचवी स्टेज है ना, पांचवी स्टेज, अलग से मैंने उस पर प्रश्न दिए, आगे आएंगे। पांचवी स्टेज में आप देखेंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स है। तो वहाँ इंडिविजुअल राइट्स है, और यहाँ क्या है? यहाँ ओनली इंडिविजुअलिज्म है। तो बच्चा मतलब ये तर्क देता है कि आप मेरे लिए कुछ करो तो मैं आपके लिए कुछ करूँ। ये आप कहते हैं ना, छोटे बच्चे हैं, उनसे कुछ बोलते हैं कि आज तुम पूरे दिन झूठ नहीं बोलोगे, तो वो बच्चा कहता है ओके, फिर मेरे को एक सिक्का मिलेगा, तो मेरे को चॉकलेट मिलेगी। तो बदले में जो मांगता है ना, भाई बहन छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, छोटा लड़का है, उसकी बहन है, दोनों किसी बात पे लड़ाई कर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि देखो मेरे को चॉकलेट दे दो, नहीं तो मैं मम्मा को बता दूंगा तुम कल कॉलेज नहीं गई थी। तो ये क्या है? ये दरअसल टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा है। तो इसका आंसर हो गया वैयक्तिकता और विनिमय उन्मुखता, ठीक है? ये इसमें देखो, दंड आज्ञाकारिता पहली स्टेज है, ये 2 नंबर वाली स्टेज है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की, गुड बॉय नाइस गर्ल, तीसरी स्टेज है। और हमने कंटिन्यू 4 दिए हैं। सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन चौथी स्टेज है। पांचवी स्टेज और छठी स्टेज बच गई है। मेरे ऑफलाइन के बच्चे तो याद है आपको, हमने एक स्टेटमेंट दिया था अपनी बुक में भी, है दंड से आज्ञाकारिता मिली किंतु हम अहंकारी बन गए। फिर अच्छे बच्चे बनकर प्रशंसा पाई। अच्छे बच्चे वाले का एक नाम प्रशंसा भी है, गुड बॉय नाइस गर्ल वाली का एक नाम प्रशंसा की अवस्था भी है। अच्छे बच्चे बनकर प्रशंसा पाई तो सामाजिक सम्मान मिला, और अंत में जब सामाजिक समझौते किए तब विवेक नाम मिला। तो उत्कर्ष के मेरे बच्चे, और यहाँ बाकी ऑफलाइन और आधार, अधिगम, भरतपुर, बाकी जो भी
ऑल ओवर बुढ़ानी IAS जितने बच्चे हैं, तो आपने ज़रूर निश्चित रूप से ये स्टेटमेंट अपना देखा होगा, जैसे 6 की 6 स्टेजेस आपको याद रह जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल एक बच्चा तर्क देता है, मैं आपके लिए वो करूँ, आप मेरे आपका एक आपने वो भी सुना कि यू स्क्रैच माई बैक आई लियोस, है ना, तुम मेरा ये काम करो। एक अच्छा, इसमें लड़ाई भी होती है बच्चों में, एक बच्चे ने दूसरे का पेज ख़राब कर दिया तो उसका क्या करता है, उसका पेन तोड़ देता है, या उसने उसकी नोटबुक फाड़ देता है। तो ये सारी चीज़ें जब आएंगी तो वो होगी बी ऑप्शन, द इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन, या व्यक्तिगता और विनिमय उन्मुखता। ये दूसरी स्टेज पहले प्री कन्वेंशनल लेवल की बात है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक्स, यानी निम्न में कौन सी एक विशेषता है कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्थाओं की। तो 4 विशेषताएं हैं साहब। पहला ऑप्शन देखिए, वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस। वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस यानी स्टेजेस का जो सीक्वेंस है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब वो परिवर्तनशील होता है, वो फिक्स नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है, स्टेजेस आर आइसोलेटेड रेस्पॉन्सेज एंड नोट इन जनरल पैटर्न, यानी ये जो स्टेजेस हैं, ये जो चरण हैं वो अलग अलग हैं। अलग अलग, आइसोलेटेड का मतलब हर एक के लिए अलग है, सबके लिए समान नहीं है। विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, नहीं कि सामान्य प्रतिमान, यानी सबके लिए एक जैसे नहीं, अलग अलग हैं। तीसरा ऑप्शन है, यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स, चाहे किसी भी देश में हो, ये स्टेजेस जो हैं कोहलबर्ग की, ये सबके लिए समान है, यानी सभी संस्कृतियों में संबद्ध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला है। या फिर चौथा है, स्टेजेस प्रोसीड इन ए नॉन हायरार्किकल मैनर, यानी गैर पदानुक्रमिक रूप में आगे बढ़ते हैं। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सी एक विशेषता है। 3 नहीं है, 1 है, तो ध्यान देंगे आप। सबसे पहला ऑप्शन देखिए आप, ये जो स्टेजेस हैं, ये जो स्टेजेस हैं, ओके, ये वेरिएबल होती हैं, वेरिएबल सीक्वेंस है इनकी, यानी इनका जो चरण है वो परिवर्तनशील है। यानी कभी तो ये कभी तो ये प्री कन्वेंशनल से स्टार्ट होती है, कभी पोस्ट कन्वेंशनल से स्टार्ट होती है। तो क्या ऐसा है? जवाब है ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखो, स्टेजेस आर आइसोलेटेड एंड नोट इन जनरल पैटर्न, यानी सबके लिए अलग अलग हैं। कोई 5 साल का है, कोई मतलब 10 साल का है तो प्री कन्वेंशनल में है, कोई 10 साल का है तो पोस्ट कन्वेंशनल में है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, सबके लिए समान है, इसलिए दूसरा भी गलत है। ठीक है। चौथा देखो, स्टेज प्रोसीड इन नॉन हायरार्किक मैनर या नॉन हेरार्किक मैनर, यानी क्रम से नहीं है साहब। तो क्या ये क्रम से नहीं है? बिल्कुल, ये तो क्रम से है, इसलिए लास्ट वाला भी गलत है। तो सही जवाब कौन सा हो गया? नंबर 3 सी, यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर। सी सही जवाब होगा, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला है। देखो, इस बात पे कोहलबर्ग के क्रिटिक्स भी हैं, आगे हम बात करेंगे कि साहब आपने सभी, आप कल्चर बायस हो गए, सभी संस्कृतियों का ध्यान नहीं रखा। लेकिन कोहलबर्ग ने जो इंटरव्यूज़ लिए वो केवल शिकागो में लिए थे, यूएस में लिए थे। बाकी उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि ये मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस केवल यूएस के बच्चों पे लागू होंगी या शिकागो के बच्चों पे लागू होंगी। उन्होंने तो कहा पूरी दुनिया में लागू होंगी। ठीक है ना? तो ध्यान रखना है कि सही बात कौन सी है, कि ये चरण सभी जगह हैं, पूरी दुनिया में एक जैसे ही हैं। तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चौथा प्रश्न देखिए साहब। चौथा प्रश्न है, इन कोहलबर्ग्स थियोरी विच लेवल सिग्निफाइज द अब्सेंस ऑफ मोरलिटी इन टू सन्स, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड, या फिर नन। यानी कोहलबर्ग के सिद्धांत में सही अर्थों में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। नैतिकता का अभाव कौन से चरण में पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो देखो, यहाँ भी ध्यान रखना है आपको कि पहला जो चरण है, लेवल फर्स्ट, आपको याद है उसकी 2 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है पनिशमेंट और ओबीडियंस ओरिएंटेशन, यानी दंड और आज्ञाकारिता। तो दंड और आज्ञाकारिता, नियम नहीं माने तो दंड मिलेगी, दंड मिलेगा साहब। ठीक है ना? दूसरी सरल सुखवाद वाली अवस्था जो है, उसमें तुम मेरे को दोगे तो मैं, या फिर उसमें एक्सचेंज वाली अवस्था, टिट फॉर टैट, तुम दोगे तो मैं दूंगा। तो यहाँ वास्तव में नैतिकता नहीं होती, इसलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, लेवल फर्स्ट। ठीक है ना? सेकंड में नैतिकता है, थर्ड में नैतिकता है,
इसलिए इसका सही जवाब है लेवल फर्स्ट। ओके, तो चौथे में राइट आंसर हो गया ए। ओके, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बता दूँ कि कोहलबर्ग ने दरअसल जो शिकागो में प्रयोग किए थे शुरू में, जो 72-84 ग्रुप्स ऑफ बॉयज़ एंड मेंस, पता है वो किस एज के थे? वो बच्चे थे 10 से लेके 16 वर्ष तक। इसका मतलब ये नहीं कि साहब इनकी जो 3 स्टेज है वो 10 से 16 में आ गई, नहीं, पहली स्टेज तो 10 से पहले है, ठीक है ना, दूसरी 10 से 13 है, तीसरी 13 से 16 है, वो मैटर नहीं करेगा। पर 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों का उन्होंने इंटरव्यूज़ लिए थे। हेंज वाली कहानी सुनाई थी 10 से 16 वर्ष के बच्चों की, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो 10 से 16 वर्ष याद रखेंगे आप। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है 5 नंबर का। व्हाट इज मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग्स थियरी, यानी कोहलबर्ग के सिद्धांत की मेजर आलोचना क्या है, प्रमुख आलोचना क्या है? तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, आलोचनाओं पे प्रश्न आए हैं परीक्षाओं में, तो ध्यान देना। पहला ऑप्शन है कोहलबर्ग प्रपोज्ड ए थियरी विदाउट एनी एम्पिरिकल बेसिस, यानी कोहलबर्ग ने ऐसी थ्योरी प्रपोज की है जिसका कोई एम्पिरिकल बेस नहीं है, यानी पहले कोई अनुभवजन्य उसका आधार नहीं है, अनुभवजन्य साक्ष्य नहीं है, यूं ही दे दी उन्होंने थ्योरी, किसी के साथ उन्होंने इंटरेक्शन नहीं किया, एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए। दूसरी क्रिटिक है ही प्रपोज दैट मोरल रीजनिंग इज डेवलपमेंटल, उन्होंने नैतिक तर्कणा को विकासात्मक बताया। ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, पर आगे चलेंगे हम। तीसरा ऑप्शन है ही प्रपोज दैट मोरल रीजनिंग, माफ करें, थर्ड है सी, ही डिडंट अकाउंट फॉर कल्चर डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग ऑफ मेन एंड वुमेन, यानी उन्होंने पुरुषों और महिलाओं की जो रीजनिंग है उसमें कोई अंतर नहीं किया। ये बात बहुत ठीक है। और चौथी बात है ही डिडंट गिव क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, यानी कोहलबर्ग के सिद्धांत की हम क्या कर रहे हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना पढ़ रहे हैं, आलोचना। तो यहाँ पे देखो मैं बता दूं आपको, पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना करने वाली एक महिला है जिनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, उनका नाम है कैरोल गिलिगन। क्या नाम है उनका? उनका नाम है कैरोल कैरोल गिलिगन, गिलिगन, गिलिगन। पता है आपको, उंगली से लिख रहा हूँ, ये उंगली अपना पेन है। ओके, तो कैरोल गिलिगन नामक महिला हैं जिन्होंने कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की आलोचना की है, और इन्होंने मेनली 2 बिंदुओं पे आलोचना की है। और वो 2 बिंदु कौन से हैं? एक तो उन्होंने कहा कि कोहलबर्ग का सिद्धांत जेंडर बायस है, और दूसरा कल्चर बायस है। कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग के सिद्धांत की 2 बिंदुओं पे आलोचना की है कि एक तो जेंडर बायस है, एक कल्चर बायस है। कल्चर बायस तो उन्होंने इसलिए बताया कि साहब विकसित देशों की संस्कृतियों की बात करी इन्होंने, अविकसित देशों में आपको पता भी है ना, भारत की अलग नैतिकता है, नैतिकता के अलग नियम है, हमारे अमेरिका के अलग नियम है, तो फ़र्क तो है। तो उन्होंने केवल एक शिकागो के बच्चों का अध्ययन किया, इसलिए हर कल्चर को ध्यान नहीं रखा, ये आलोचना करते हैं कैरोल गिलिगन। और दूसरी महत्वपूर्ण आलोचना उनकी है कि उन्होंने केवल बॉयज़ को और मेंस 10 से 16 साल के बच्चों के इंटरव्यूज़ लिए, लड़कियों को शामिल नहीं किया। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो यहाँ पे बताती हैं कि साहब लड़कों में जस्टिस के बारे में, न्याय के बारे में फीलिंग होती है कि साहब न्याय अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और न्याय के लिए लड़ते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन लड़कियों में पता है क्या होता है, लड़कियों में केयर फैक्टर है, केयर, यानी लड़कियाँ इस बात का ध्यान रखती हैं, मतलब ख्याल रखती हैं, केयर करने वाली होती हैं, ज़्यादा इमोशनल होती हैं। तो उन्होंने कहा कि महिलाओं का जो केयर फैक्टर है उसको नज़रअंदाज कर दिया कोहलबर्ग साहब ने, ध्यान नहीं रखा, क्योंकि महिलाओं के इंटरव्यू नहीं लिए। ओके, हालांकि और भी बहुत सी आलोचनाएं हैं, जैसे आप 10 से 16 साल के बच्चों के इंटरव्यूज ले रहे हो, तो आप किस तरह से, इंसान बड़ा होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, परिवार, फैमिली, समाज होता है, तो कैसे वो मोरालिटी कैसे एक्सप्रेस करता है, उन बच्चों को क्या पता। ठीक है, ये तीसरी आलोचना थी। पर हमें आपको इतना ध्यान रखना है, कैरोल गिलिगन का नाम याद रखना है, और इन्होंने 2 बिंदु बताए थे, एक तो कल्चर बायस और एक जेंडर बायस। ओके, तो यहाँ ध्यान देंगे आप इस प्रश्न में, व्हाट इज मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी। तो देखो, कोहलबर्ग ने अनुभवजन्य आधार के बिना ही सिद्धांत दे दिया, बिल्कुल, उन्होंने तो इंटरव्यूज लिए थे, इसलिए ये नहीं हो सकता। ठीक है, नैतिक तर्कणा को विकासात्मक बताया, नैतिक तर्कणा को उन्होंने विकासात्मक बताया, लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि चूंकि उन्होंने अपने मॉडल में कोग्निटिव चीज़ों को भी शामिल किया, उनके इंटरव्यूज लिए, इसलिए उन्होंने हार्ड एंड फास्ट एज को महत्वपूर्ण नहीं माना।
एज को उन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना, ये बात ध्यान रखेंगे आप हमेशा परीक्षा में। इसलिए नैतिक तर्कणों को विकासात्मक बताइए, ये बात ठीक तो लगती है पर वास्तव में बात ठीक नहीं है। ठीक है, यानी वो बात ही उसके उनके सिद्धांत के बारे में ठीक नहीं है, तो फिर ये क्रिटिक्स कैसे हो सकता है। तीसरा है पुरुषों महिलाओं की नैतिक तार्किकता को नज़रअंदाज किया, अंतर, नैतिक तार्किकता में अंतर को नज़रअंदाज किया, तो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कल्चर वाली बात यहाँ पे है ही नहीं। और चौथा है ही डिडेंट गिव क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, तो ये तो बात ही गलत है, इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की क्लियर कट स्टेजेस बताई हैं। ठीक है ना, तो किस बात पे आलोचना हुई, ध्यान रखेंगे, ये महिला और पुरुषों में अंतर, लड़के और लड़कियों की सोच में जो अंतर है, उसके आधार पे कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की है। ओके, अगला प्रश्न, अब है प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन 6। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट इवोल्व्स मतलब कहां से निकलता है, इवोल्व्स फ्रॉम डैश टू द डैश। बहुत शानदार प्रश्न है, और बहुत से बच्चों ने अगर जो पुराने पेपर देखे होंगे तो देखा होगा उन्होंने कि ये प्रश्न आया है। अब यहाँ एक ही चीज़ का ध्यान रखना आपको, कि आपको मैं फिर आपको बता दूं, शब्दों से और कॉन्सेप्ट से खेलना सीख जाओ, परीक्षा में कोई रोकने वाला नहीं है। पता ही नहीं है साहब एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, पता ही नहीं है रिलेटिव का मतलब क्या होता है, तो फिर हम कितना भी रट लें कोई सेंस नहीं है उसका। ठीक है, और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको इनसे खेलना सिखा देंगे, मज़ा आएगा परीक्षा में आपको। ओके, तो पहले तो मैं आपको बता दूं, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का उदय कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इसमें ध्यान रखना, बहुत बच्चे सामान्य विशिष्ट विशिष्ट सामान्य बताते हैं, नो, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, एब्सोल्यूट रिलेटिव। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ओके, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, एब्सोल्यूट रिलेटिव। ऑप्शन नंबर 1 निरपेक्ष, यानी कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का उदय निरपेक्षता से सापेक्षता की तरफ होता है, निरपेक्ष से सापेक्ष चलता है, यानी एब्सोल्यूट से रिलेटिव की तरफ जाता है। अब आप बोलेंगे साहब क्या होता है एब्सोल्यूट, तो ध्यान देंगे एब्सोल्यूट क्या है। ओके, एब्सोल्यूट क्या है, एब्सोल्यूट वही वाली बात है जो अभी हम आपको बता रहे थे, मोरल रियलिज्म वाली बात है। यानी एब्सोल्यूट का मतलब, निरपेक्ष का मतलब यह है कि नैतिक नियम दृढ़ होते हैं, नैतिक नियम गॉड बनाता है, नैतिक नियम डिवाइन बनाता है, नैतिक नियमों को मानना ही पड़ता है, उनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। और रिलेटिव का क्या अर्थ है, रिलेटिव का अर्थ है कि साहब जब चाहें तो नैतिक नियमों में बदलाव किया जा सकता है, नैतिक नियम वेरिएबल हैं, नैतिक नियम परिवर्तनशील हैं, नैतिक नियम इंसान खुद बनाता है, इसलिए अगर उसका इरादा बढ़िया है, उसका इंटेंशन बढ़िया है, तो वो नैतिक नियमों में बदलाव भी कर सकता है। तो बताइए आप मुझे कि नैतिक नियम दृढ़ होते हैं, ऊपर वाले ने दिए हैं, ये वाली बात पहले आती है बच्चों में, या नैतिक नियमों में बदलाव इरादे के अनुसार हो सकता है, ये पहले आती है। तो जवाब है दृढ़ वाली बात पहले आती है, इसलिए पहले हो गया एब्सोल्यूट और बाद में हो गया रिलेटिव। बात समझ में आई? तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, मज़ा आएगा, शायद आपको मज़ा आया होगा आपको, कि कोहलबर्ग के इस सिद्धांत की शुरुआत तो होती है एब्सोल्यूट से और ये जाता है रिलेटिव तक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, निरपेक्ष से सापेक्ष। चलिए नेक्स्ट, 7वां प्रश्न, 7वां प्रश्न देखिए। ओहो, ये 7वें प्रश्न पे मैंने इसलिए लिया इसको कि बहुत जगह कन्फ्यूजन है, जाने कितनी किताबों में कितनी जगह आपने इसको पढ़ा होगा, बहुत बार परीक्षाओं में भी आता है। और वो कन्फ्यूज़न क्या था, वो दूसरी स्टेज और आपकी 5वीं स्टेज, उनमें जो एक शब्द आता है ना इंडिविजुअलिज्म, उसके कारण से है। तो देखो आप, चिल्ड्रेन, 7वां प्रश्न पढ़िए, चिल्ड्रेन इन प्राइमरी स्कूल्स फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कोहलबर्ग, यानी प्राइमरी स्कूल के बालक कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था से संबंधित होते हैं। अब 4 अवस्थाएं इसमें दी हैं। पहली है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दंड वाज्ञाकारिता की अवस्था। दूसरी इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, विनिमय और वैयक्तिकता की अवस्था। तीसरी गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो याद करें ये और कुछ नहीं है, गुड बॉय नाइस गर्ल का ही दूसरा नाम है, तो गुड बॉय नाइस गर्ल स्टेज। और चौथी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, सामाजिक समझौते वाली अवस्था है। ठीक है,
तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों में कौन सी होती है? तो ध्यान दें, प्राइमरी स्कूल का मतलब 10 साल तक के बच्चों में कौन सा होता है? तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस तो होता ही है, तो सबको ही पता है, ठीक है ना? ठीक है, अब सवाल आता है कि चौथी और दूसरी में क्या फ़र्क है? चौथा, यहाँ पे जो चौथा डी लिखा हुआ है ना, ये दरअसल 5वीं स्टेज है। सोशल कॉन्टैक्ट कौन सी स्टेज है? ये 5वीं स्टेज है। और गुड इंटरपर्सनल रिलेशन तीसरी स्टेज है, एक्सचेंज दूसरी स्टेज है, और पनिशमेंट वाली पहली स्टेज है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 4 स्टेज का इसमें उल्लेख है, ठीक है ना? चौथी स्टेज लॉ एंड ऑर्डर वाली है, सामाजिक सम्मान वाली है, वो इसमें ऑप्शंस में नहीं है। तो ध्यान देंगे, जो 5वें नंबर की स्टेज है ये वाली, इंडिविजुअल राइट, इसका अर्थ है कि साहब, इसका एक अलग से बहुत शानदार सा प्रश्न मैंने और दिया है और क्लियर हो जाएगा आपको कि साहब, नियम समाज के नियम है, हमारा समझौता है, हम मानेंगे नियम, अच्छी बात है, मानना है, लेकिन जहाँ जहाँ बात आ जाए किसी बहुत बड़ी, जैसे जान पे बनाए, कहते हैं ना, जान पे बनाए, तो फिर साहब फिर नियम तोड़ना ही है। ये व्यक्तिगत इंडिविजुअल राइट की बात है। किसकी बात है? इंडिविजुअल राइट की बात है, खुद के राइट्स की बात है, ठीक है? हालांकि अंदर से ये बात आएगी, ठीक है? तो ये 5वीं स्टेज है। और इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज टिट फॉर टेट वाली दूसरी स्टेज है। तो निश्चित रूप से पहली और दूसरी, ए और बी इसका आंसर होगा, ठीक है ना? क्या आंसर होगा? ए और बी इसका आंसर होगा। ध्यान देंगे, ए और बी किस में है? थर्ड ऑप्शन में है। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, न कि फोर्थ, न कि पहला। तो कई बार ए और डी आप पढ़ते हो, वो गलत है। सही जवाब है ए एंड बी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ओके, हिंदी में देखो आप, प्राइमरी स्कूल के बालक कोलबर की कौन सी अवस्था से संबंधित है? तो दंड व आज्ञाकारिता, एक तो याद रखेंगे, दंड व आज्ञाकारिता, और एक है व्यक्तिगता व विनिमय। तो सही जवाब ए और बी होगा, न कि ए और डी। तो तीसरा राइट आंसर है। ओके, अगला प्रश्न 8 नंबर का प्रश्न देखें, एक शानदार प्रश्न है। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, चिल्ड्रेन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, चिल्ड्रेन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। हाँ, यानी कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे राइट और रॉन्ग के बारे में चिंतन करते हैं। कैसा चिंतन करते हैं? ऑप्शंस देखिए आप। पहला ऑप्शन है डिफरेंटली एट डिफरेंट एजेस, यानी हर उम्र में अलग चिंतन होता है उनका, अलग तर्क होते हैं उनके, स्टेज के हिसाब से तर्क अलग अलग होते हैं। दूसरा ऑप्शन है इन द सेम फैशन एट डिफरेंट स्टेजेस, यानी स्टेज कोई सी भी हो, उनका जो रीजनिंग है, तर्कना है, वो सेम होगी। तीसरा है एज पर द कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ के अनुसार। और चौथा है एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय पेरेंट्स, बाय द पेरेंट्स, माता पिता जैसे कहते हैं वैसे। तो ध्यान दें, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सही और गलत के बारे में निर्णय करते हैं, तो उसमें उनका जो चिंतन है वो कैसा होता है? माता पिता के निर्देशानुसार चिंतन होता है? बिल्कुल नहीं होता साहब। संदर्भ के अनुसार होता है? बिल्कुल नहीं होता साहब। अलग अलग अवस्थाओं में समान तरीके से सोचते हैं क्या वो? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल के बच्चों की रीजनिंग में, थिंकिंग में कोई फर्क नहीं है क्या? बिल्कुल है साहब, ये गलत है। तो अलग अलग आयु में अलग तरीकों से, बिल्कुल ये राइट है, ठीक है ना? हर स्टेज में बच्चा अलग तर्क देता है। प्री कन्वेंशनल वाले कहते हैं चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी भी सूरत में पनिशमेंट मिलेगा। कन्वेंशनल वाले कहते हैं कि नियम हम ही बनाते हैं, चोरी कर लेनी चाहिए, नहीं तो ज़माने को क्या मुंह दिखाएगा, पीयर ग्रुप्स का सामना कैसे करेगा, दूसरों से नज़रें कैसे मिलाएगा। और पोस्ट कन्वेंशनल वाले में दोनों तरफ देते हैं बच्चे, कहते हैं कि चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि जान पे बनाती है, तो इंडिविजुअल राइट्स इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल राइट्स इंपॉर्टेंट हैं, चोरी कर लेनी चाहिए। और आखिरी जो छठी स्टेज है एथिकल प्रिंसिपल वाली, वो कहते हैं कि जब कुछ भी हो जाए, राजा हरिश्चंद्र की तरह कितनी भी तकलीफें आ जाएं, इंसान को चोरी नहीं करनी चाहिए। तो उनके तर्क बदले ना स्टेज के अनुसार, इसलिए अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से इसका राइट आंसर है। ओके, अब है 9वां प्रश्न। ओके, 9th, a child regularly attends the class because her parents think he should. According to Kohlberg, she is. she जेंडर वाइज वाली बात आ गई ना, लड़कियां ही पढ़ती हैं सब। ओके, ये क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, पता है आपको? एक टर्म आएगी जेंडर पेरिटी, जेंडर इक्विटी। उसमें क्या होगा कि जिनके साथ अन्याय किया है ना, पहले उनको हम, आपने पढ़ा ना कि सब लड़के और लड़कियों को जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को दूर करने के लिए अब क्या करेंगे? तो हम बोलते हैं ना कि लड़कियों को लड़कों वाले काम देंगे, लड़कों को लड़कियों वाले काम देंगे। जब दोनों बराबर आ जाएंगे ना, तो फिर हम इक्वलिटी की बात करेंगे, फिर हम सिमिलरिटी की बात करेंगे। पहले हम इक्विटी की बात करेंगे, पेरिटी की बात करेंगे। तो वही है, इसलिए जगह जगह आप पढ़ते हैं सीटेट में, और हर जगह टीचर के लिए शी आता है, कुक के लिए ही आता है, ठीक है ना, ड्राइवर के लिए शी आता है। तो पहले हम उनको फीमेल वर्ग को बराबर ला रहे हैं, फिर बराबर कर देंगे। सेम वही रिजर्वेशन वाली बात है। जो जो जो
तात्कालिक परिस्थितियों में जो वंचित थे ना, तो पहले हम उनको सपोर्ट करें, जब सब बराबर आ जाएंगे तो एक दिन सब एक जैसे हो जाएंगे, फिर इक्वलिटी आ जाएगी। ओके, चलिए, तो 9 नंबर का है, ए चाइल्ड रेगुलर अटेंड्स द क्लास बिकॉज हर पेरेंट्स थिंक ही शुड। यानी वो इसलिए क्लास अटेंड करती है, इसलिए रोज स्कूल जाती है कि उसके माता पिता सोचते हैं कि उसको ऐसा करना चाहिए। यानी वो माता पिता की नज़रों में अच्छा बनने के लिए ऐसा कर रही है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा गुड बॉय नाइस गर्ल। ये कौन सी स्टेज आ जाएगी? ये आ जाएगी गुड बॉय नाइस गर्ल वाली। तो गुड बॉय नाइस गर्ल कौन सी स्टेज हुई थी, याद है आपको? बिल्कुल थर्ड वन थी, तीसरी स्टेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेज 3। क्या जवाब हो जाएगा? स्टेज 3। सही जवाब है स्टेज 3। ओके, अब है आखिरी प्रश्न, और वो है, इफ ए चाइल्ड बिलीव स्टीलिंग इन ऑर्डर टू सेव ए लाइफ इज ओके। यानी इफ ए चाइल्ड बिलीव, एक बच्चा अगर ऐसा विश्वास करता है, स्टीलिंग मतलब चोरी करना, क्यों करना? इन ऑर्डर टू सेव लाइफ, यानी जिंदगी बचाना किसी की, तो ओके है। यानी जिंदगी बचाने के लिए चोरी करना भी ओके है, उचित है। बिकॉज लाइफ इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द लॉ। यानी कानून और लॉ तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन जिंदगी उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चाइल्ड वुड बी इन व्हाट लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट? वह कोहलबर्ग के कौन से स्तर में हो सकता है? तो याद आ गया आपको? ये 5वीं स्टेज की बात है। कौन सी स्टेज की बात है? 5वीं स्टेज की। और 5वीं स्टेज है लेवल 3 में। किस में है? लेवल 3 में, पोस्ट कन्वेंशनल में। तो इसका राइट आंसर हो गया लेवल 3, तीसरा लेवल। स्टेज 5 है, ध्यान रखना, स्टेज 5। ओके, चलिए, अब है आपके लिए आज का सवाल। आपके लिए आज का सवाल है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, हाउ मेनी पीपल रीच टू द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट? यानी आखिरी जो लेवल है उसमें कितने लोग पहुंचते हैं? अगर सभी लोग पहुंचते हैं तो 100% होगा, कोई नहीं पहुंचता तो नन होगा, या कोई परसेंटेज भी उन्होंने दी है क्या? तो ये सवाल आप जवाब देंगे, कमेंट करेंगे। अगले वीडियो में हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे, मे बी कल, मे बी परसों। और दिल लगा के पढ़ते जाइए मस्ती से। अपने चैनल को सब्सक्राइब तो खैर कर ही लिया होगा अब तक, शेयर भी करते जाइए, क्योंकि आपको पता है ना, कोई कोई गरीब लड़का, कोई गरीब स्टूडेंट है ना, दूर कहीं बॉर्डर पे बैठा है ना, उसके पास सुविधा नहीं है, तो अपनी ये बात उस तक पहुँचे और आपके थ्रू पहुँचे, तो पता है ऊपर वाला कितना खुश होगा, आपको कितना कितना पुण्य मिलेगा। और यही पुण्य अपने जीवन में काम आते हैं, है ना। इसलिए कभी भी कंजूसी मत करना। मेरे को एक लड़की का कमेंट आया था कि सर हम इसलिए शेयर नहीं करते कि फिर आपकी बातें सभी को पता लग जाएंगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चूँकि हमसे पहले जुड़े हो, आपने ज़्यादा मेहनत की है हमारे साथ, इसलिए आप हमेशा उनसे एक कदम आगे रहोगे जो बाद में जुड़ेंगे, चिंता नहीं करें। साथ में आपकी ऑनेस्टी भी जुड़ जाएगी, साथ में किसी की हेल्प करने का भाव भी जुड़ जाएगा। और पता है सफलता कब मिलती है? सफलता तभी मिलती है जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मेरे ख्याल से आप हमारे अच्छे बच्चे हैं, इसलिए ये बात बिल्कुल दिमाग में नहीं लाएंगे कि सब कंपटीशन बढ़ जाएगा, बल्कि जितना हो सकेगा खुले मन से। आपको पता है ना, वैसे विद्या विद्या का दान ही तो है, हम भी कर रहे हैं और आप भी किसी को कर रहे हो तो कर ही रहे हो ना। इसका मतलब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शेयर करने से आपको बेनिफिट होगा, ये मान के चलिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।